ठीक है. Okay, good morning everyone. So the results are out. How was it? How many of you scored? It was out of 100, right? More than 80 in corporate finance. Very good. Who else? Where is room number 6? We are from semester 1. First floor. Thank you so much. So just one. Don't have any? Okay. So above 70? 60? Anyone is fail as well? चलो ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने क्या करा था? We were doing risk. रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी और रिस्क वैसे अलग होता है. हम लोगों ने पढ़ा था. क्या डिफरेंस होता है अनसर्टेनिटी और रिस्क में? Didn't take the class. Risk में you can assign the probability, and whereas when an event is uncertain you cannot assign any kind of probability. Risk is basically in simple words deviation from expectation. ठीक है. उसके बाद we studied the sources of risk. So there are broadly two sources which are systematic and unsystematic. क्या होता है systematic और unsystematic? So this cannot be diversified. Whereas this can be diversified. ठीक है. इसके अंदर we studied market risk, which interest rate risk, which is also known as purchasing power risk. What else? Not that IRR, I have written as interest rate risk, not the internal rate of return. The third one, inflation as well. In this we studied business and financial risk. This is derived from market risk. Business risk is derived from operating leverage. ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा था ना, क्या होता है? क्यों अराइज होता है ऑपरेटिंग लेवरेज? बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ योर ऑपरेशंस. ठीक है. फाइनेंशियल रिस्क कहाँ से अराइज होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से. और इसके लिए हम क्या निकालते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि अराइज होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड इफ अ कंपनी इज लीवर्ड फर्म विच हैज रेज्ड द कैपिटल थ्रू डेट. ये अभी तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है. आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज
मेजरमेंट ऑफ रिस्क, मेजर कैसे करेंगे रिस्क को? तो इसके 3 तरीके हैं. फर्स्ट इज रेंज, देन वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन और variance, then we have coefficient of variance. ठीक है. रेंज क्या होता है? What is range? It is the difference between the highest value and the lowest value. So if there is a stock of RIL, suppose Reliance Industry, and in 52 weeks the maximum return it has given is 25% and the minimum is 2%. So what will be the range? 25 minus 2, 23%. And similarly, suppose there is HDFC on which high was 12% and low was 5%. So the range is 12 minus 5, 7%. So which stock is more volatile, which has more risk? Reliance, because it is more volatile. frequency ज़्यादा ना, ऊपर भी 25 तक भी जा सकता है और नीचे 2% तक भी जा सकता है, राइट. whereas इसमें डिविएशन कम है. ठीक है. बट रेंज का एक शॉर्टफॉल होता है. क्या क्या लगता है इस मेथड के साथ क्या प्रॉब्लम है? एडवांटेज तो है कि बड़ा इजीली निकल जाता है. ठीक है. एक ग्लांस व्यू आपको दे देता है, बर्ड्स आई व्यू, कि कितना रिस्क चल रहा है, कितना वॉलेटाइल है एक स्टॉक. एक्यूरेसी, व्हाट एल्स? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई 2 वन टाइम इवेंट्स हो. ठीक है. दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द स्टॉक, बट कुछ वन टाइम ऐसा हुआ कि या तो ये बहुत ऊपर चला गया या नीचे चला गया. तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं बताता कि 25% कितनी बार उसने 25% टच किया या 2% टच किया. मे बी जनरली उसका रिटर्न रहता हो 15% के आसपास, राइट. बट वन टाइम ऐसा हुआ कि वो 25% चला गया. या फिर किस सपोज यूक्रेन पे वॉर हो गई और सारा स्टॉक मार्केट डूब गया तो उसका रिटर्न 2% चला गया. तो ये वन टाइम इवेंट था जिसकी वजह से वी आर एट अ ग्लांस हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, विच मे नॉट बी ट्रू. एवरेजली ये देता है. ये आउटलायर्स हैं कुछ जिनकी वजह से इसका रेंज बढ़ गया. तो दिस कैन गिव अ फॉल्स रिजल्ट एज वेल. ठीक है. अब मुझे अगर पता होता कि एवरेजली 15% मिल रहा है रिलायंस पे और HDFC पे तो मैक्सिमम तब भी 12 मिल रहा है, तो मैं रिलायंस लेती. बट जब मैंने रेंज निकाला तो मुझे दिखा इसका 23% है, इसमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं HDFC के साथ चली गई. ठीक है. द मोस्ट रेंज कुछ नहीं होता. हाईएस्ट रिटर्न जितना गया और लोएस्ट जितना गया उसके अंदर डिफरेंस कितना है. एक स्टॉक का हाईएस्ट कितना गया आज तक, लोएस्ट कितना, उसके अंदर ही वो वेरी करता रहा. ये उसका आज तक 52 वीक्स में हाई, मतलब एक साल में मैक्सिमम उसने एक दिन 25% गेन किया और मिनिमम एक दिन वो 2% गेन किया. बाकी दिन कभी 10% इंक्रीज रहा, कभी 15% इंक्रीज रहा, कभी 20 रहा, कभी 12 रहा, ऐसे रहा. तो हमने क्या कहा कि सिंस ये इसका मैक्सिमम था, ये मिनिमम था, तो जो इसकी रेंज है मतलब डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ ये, मतलब या तो ये बहुत इतना 25 चला जाता है या फिर 2% चला जाता है. तो जिसकी जितनी बड़ी रेंज होगी वो उतना वॉलेटाइल हुआ स्टॉक. बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं बता रहा कि ये इवेंट कितनी बार हुआ और ये इवेंट कितनी बार हुआ. मे बी ये वन टाइम इवेंट्स थे जिसकी वजह से इसकी रेंज इतनी बढ़ गई, बट नॉर्मली इसका रिटर्न 15-16 के अराउंड रहता है. तो मतलब कि
रिटर्न हमेशा नॉर्मली ऐसे रहता था 15, 16, एक बार कुछ हुआ वो ऐसे चला गया, तो सिर्फ इसकी वजह से इसका रेंज बहुत ज़्यादा आ गया। ये इसने नहीं बताया, बट ये इसका लिमिटेशन है ना कि एक बार गया होगा। आपने तो 52 में देखा कि मैक्सिमम कितना गया है 25%, मिनिमम कितना गया इतना, और उसके अकॉर्डिंग रेंज निकाल ली। बट आपको नहीं पता कि ये कितनी बार जाता है और ये इधर कितनी बार टच करता है। ठीक है, अब जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। डेविएशन फ्रॉम द मीन रिटर्न। ठीक है, जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना डेविएट हो रहा है, डिस्पर्जन कितना है, वो हम कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से। क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिंबल इज दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा देन return on the stock minus the mean return का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दिस इज अंडर रूट। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स दिया है तो ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट दी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ठीक है, अब क्या लगता है कि इसके साथ क्या इशू होगा, इसकी लिमिटेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की लिमिटेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन किस में रिजल्ट देता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में। यूनिट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की, किस में आता है रिजल्ट, किस में आता है, परसेंटेज में। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज परसेंटेज एंड यूनिट ऑफ वेरिएंस इज स्क्वायर्ड परसेंट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टर्म में देता है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, वी कैन नॉट कंपेयर stocks with different returns। मतलब सपोज करो x स्टॉक है और y है, ठीक है, इसका रिटर्न है 15% और इसका रिटर्न है 25%। अगर तो दोनों का 15% होता रिटर्न और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन होता दोनों का 10%, इसका 10 होता और इसका 9% होता, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा स्टॉक बाय करते हैं, एक्स या वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10 है, इसका 9 है, रिटर्न दोनों का 15 है, वाई
क्योंकि रिस्क कम है, रिटर्न इक्वल है, ठीक है। बट सपोज करो अब दूसरा सिनेरियो 2 है जिसके अंदर x का रिटर्न इज 15, इसका रिटर्न इज 25%, here this is 10% and this is 15%. प्लीज आप कौन सा बाय करें? अब कौन सा बाय करें? क्योंकि इसका रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 5% एक्स्ट्रा रिस्क लेना वर्थ इट है 10% रिटर्न के? कैसे रिस्क टू रिटर्न निकाल लिया मतलब? अच्छा, और अगर ये 18 होता तो? इसके लिए हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये किस में आंसर देता है? रिलेटिव टर्म्स में, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन रिटर्न। तो हमें ये क्या बताता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या बताता है कि हर एक यूनिट रिटर्न अर्न करने के लिए कितना रिस्क हमें लेना पड़ेगा। सो हायर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हायर द रिस्क। सपोज एक का आया 0.75, एक का आया 1.2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका क्या मतलब हुआ कि एक और यूनिट रिटर्न लेने के लिए आई हैव टू टेक दिस मच एडिशनल रिस्क, और y के लिए आई हैव टू टेक दिस मच एडिशनल रिस्क। तो कौन सा ज़्यादा रिस्की हुआ? y। इसमें पर यूनिट रिटर्न रिस्क कम है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि मीन रिटर्न से कितना डिफरेंस है, डिस्पर्जन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन, अभी इसके हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये कब यूज़ नहीं कर सकते? जब हमें दो स्टॉक्स को कंपेयर करना हो जिनका डिफरेंट रिटर्न है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू देता है, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम तीनों के करेंगे। उस केस में जब हमें दो स्टॉक दिए हो डिफरेंट रिटर्न्स के और कंपैरिजन करके बताना हो, तो हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कब यूज़ करेंगे? जब रिटर्न सेम है दोनों का, अब हमें कंपेयर करना कौन सा ज़्यादा रिस्की है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, तो क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन है, ईयर्स आर गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Return is given as 10 12 8 5 10 13 7 5 8 12. You have to calculate the standard deviation. कहाँ पे? ये 10 12 8 5 10 13 7 8 है ये।
अब इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, मीन रिटर्न, ठीक है। मीन रिटर्न कैसे निकलेगा, समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ऐड करो इन्हें, 9 आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, विल कैलकुलेट रिटर्न में से मीन रिटर्न माइनस और उसका स्क्वायर। सो 10 minus 9 1 1, 12 minus 9 3 9 1 1, 5 minus 9 4, 4 का स्क्वायर 16, then 1 4, 13 minus 9 4, 4 का स्क्वायर 16, then 2 4 4 16 1 and 3 9, ठीक है। समेशन क्या आ रहा है, समेशन क्या आ रहा है, 11 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 7, 74, इसका सम क्या आ रहा है, 74। अब क्या करेंगे, 74 डिवाइडेड बाय number of years which is 10 and completely this will be this will give us 2.72%, ठीक है। किसी को डाउट है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन यू हैव टू कैलकुलेट, रिटर्न इज 20 15 minus 5 10 25, probability 0.1 0.2 0.2 0.3, now calculate the standard deviation. What will be the standard deviation? किसी का मीन रिटर्न निकालेंगे सबसे पहले, साइलेंस एवरीवन। मीन रिटर्न कैसे निकलेगा इस केस में, मीन रिटर्न क्या हो जाएगा, summation of
दिस विल बी द मीन रिटर्न. प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला यूज होता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इतना प्लीज कम इन. 0.1 into 20 will be 2, this will be 3, this will be -1, this will be 3 and this will be 5. We'll add this. क्या आ रहा है सम? 12. Now what we'll do? अब क्या करेंगे? क्या? This is R dash. This is R dash. Mean return. हाँ. तो पहले इतना निकाल लेते हैं. So 12 minus, silence everyone. 12 minus 20, 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, this will be minus minus plus 17 का स्क्वायर 2, 4, 13 का स्क्वायर 169. अब we'll multiply probability into this. तो क्या आएगा? 64 into 0.1, 6.4. This will be 289 into 0.2 will be 57.8. 4 into 3 will be 1.2. 169 into 0.2 will be 33.8. इसका सम 7.8 plus 1.8 plus 6.4. So this is coming out to be 101. यहाँ तक सब लोग आ गए? So स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट which will be 10.01%. ठीक है? ये पीछे भी है. ये सबने कर दिया साइन? ये पीछे पास कर दो. क्या सर, क्या बोल रहे थे? ये वाला सब लोग यहाँ पे सबसे पहले जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता है तो क्या निकालेंगे? स्टेप 1 विल बी वी हैव टू कैलकुलेट दी मीन रिटर्न. ठीक है? मीन रिटर्न जब प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या हो जाता है? समेशन ऑफ
probability into the return of that stock. अगर probability नहीं है, number of events है, तो क्या हो जाएगा? This, ठीक है. तो सबसे पहले निकालना है mean return. Probability है तो ये फॉर्मूला, अगर probability नहीं है, number of events है तो ये वाला फॉर्मूला. उसके बाद फिर क्या करना है? Subtract mean return from the return of the stock, right? दोनों केस में subtract mean return from stock return, ठीक है, and square it. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये वाला कब आएगा? थर्ड स्टेप विल कम जब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी है देन वील मल्टीप्लाई स्टेप नंबर 2 विद प्रोबेबिलिटी. ठीक है, and in the end we'll add, अगर probability है तो we'll add all the values of this, अगर probability नहीं है तो we'll simply add this. ठीक है, and then finally we'll do the square root of step number 4. क्लियर है सबको? कोई डाउट सर? अभी ठीक है? P, if probability is there, then we'll add this column, and if its probability is not given, then we'll add this column. ठीक है? Now you have to choose between two stocks, that which one you should buy. ठीक है, so there is security A and security B, right? The expected return of A is 20 and B is 30. Standard deviation is 15 and 18. So which one should you buy? हाँ, अब इस केस में return of both these stocks are different, so we cannot compare it unless and until we calculate the coefficient of variance. Coefficient of variance का formula क्या था? Standard deviation divided by mean return. In case of A, what is the standard deviation? 15. What is the return? 20. So this will come out to be 0.75. Here the standard deviation is 18
and this is 30. So this will come out to be how much? 0.6. Now which one should you buy? कौन सा खरीदना चाहिए? A की B? B, because the risk for every unit of return is less for B than A. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Now the total risk is made up of systematic risk plus unsystematic risk right. Total risk of a security is a summation of सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक को कैसे मेजर करते हैं? मार्केट रिस्क उसका एक कंपोनेंट होता है जो कि मेजर होता है किससे? बीटा से. बीटा यूज करते हैं ना, और उसमें सीएफ में भी सीएपीएम में यूज किया होगा, मतलब सीएपीएम यही था ना, रिस्क फ्री प्लस मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री इंटू बीटा. कॉर्पोरेट फाइनेंस में नहीं पढ़ा सीएपीएम? तो ये मेजर होता है किससे? बीटा से. अब रिग्रेशन क्या होता है? बीटा क्या मेजर करता है? सिस्टमैटिक रिस्क क्या मेजर करता है? सिस्टमैटिक रिस्क मेजर करता है कि मार्केट के में चेंज आने से आपके स्टॉक में कितना चेंज आया. ठीक है, मार्केट में अगर 1% चेंज आया है तो आपके स्टॉक में कितना चेंज आया, ये सिस्टमैटिक रिस्क है. मार्केट रिस्क इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? सिंपल डिक्शनरी में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? क्या? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मार्केट, अगर मार्केट में चेंज आने से सिक्योरिटी के स्टॉक प्राइस में चेंज आ रहा है तो इसमें कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है? मार्केट रिटर्न इंडिपेंडेंट है एंड स्टॉक रिटर्न डिपेंडेंट है. ठीक है, रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन तो पढ़ा होगा. क्या होता है रिग्रेशन?
So basically it measures the relationship between the two. ठीक है, it measures the relationship between the dependent and the independent variable. इस साइड कौन सा वेरिएबल आता है? इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, इस केस में रिटर्न मार्केट रिटर्न। इधर कौन सा आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द रिटर्न ऑन द सिक्योर्ड स्टॉक। ठीक है, अब ये लाइन है, ठीक है, कि अगर ये इतना चेंज हो रहा है तो ये इतना चेंज हो रहा है, ये इतना, तो इसका स्लोप क्या होगा? हमने क्या बोला? बीटा मेजर करता है द परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटीज दैट इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट के इंडेक्स में जितना चेंज आया उससे स्टॉक प्राइस पे कितना आया वो बीटा मेजर करता है। तो स्लोप भी क्या हो गया? बीटा हो गया। स्लोप से क्या मेजर करते हो? यही मेजर करते हो ना कि इसके इतना चेंज आने से इसमें कितना चेंज आया, राइट? और ये क्या है? इंटरसेप्ट। ठीक है, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस है, मतलब कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो होता है बेसिकली, ये इस केस में अल्फा है। एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट यू गेट। क्या? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जनरली हम टी बिल रेट लेते हैं, ट्रेजरी बिल्स का। ठीक है, एक लाइन कैसे बनती है? कैसे बनती है? ये लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन, राइट? ये क्या आपका? ये कौन सा वेरिएबल है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यहाँ पे क्या डिपेंडेंट वेरिएबल? दिस इज अल्फा, दिस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये स्लोप है, इसका स्लोप क्या है यहाँ पे? बीटा। और ये क्या है? मार्केट रिटर्न। ठीक है, हाँ, अल्फा हमेशा रहता है। अगर इसके अंदर हम एरर भी ऐड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ रिग्रेशन। एरर इज द इन द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, एरर। ठीक है, ये आपका हिस्टोरिकल उससे आता है मेजरमेंट से कि हमेशा कितना एरर मेजर किया गया है, तो आप हिस्टोरिकल चीज़ से देखते हो और यहाँ पे उसको डाल देते हो, जो कि बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं एरर को। नहीं, थ्योरेटिकल है। तो अगर हमें बीटा पता चल जाए एक स्टॉक के टोटल रिस्क में से, तो हम उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं। अगर मुझे पता है टोटल रिस्क कितना है और उसमें से सिस्टमैटिक कितना है, तो अनसिस्टमैटिक निकल जाएगा। ठीक है, बीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारे लिए? बीटा का नहीं, सिस्टमैटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है? हमने सिस्टमैटिक रिस्क इज कंप्राइज्ड ऑफ नॉट ओनली द मार्केट रिस्क बट परचेजिंग पावर रिस्क एज वेल, इंटरेस्ट रेट रिस्क एज वेल। तो सिस्टमैटिक रिस्क की क्या कैलकुलेशन होती है? इट्स बीटा स्क्वायर इनटू द मार्केट वेरिएंस।
सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालेंगे? बीटा स्क्वायर, ये किस फॉर्म में? वेरिएंस फॉर्म में, इनटू द मार्केट वेरिएंस। और अगर अनसिस्टमैटिक वेरिएंस निकालना हो तो टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक वेरिएंस। ठीक है, एक क्वेश्चन करें। The total risk on security in terms of standard deviation is 10% and its beta is 1.2. Calculate systematic risk and unsystematic risk if market variance is 36 square percentage. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल वेरिएंस निकालेंगे। टोटल वेरिएंस क्या हो जाएगा? टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन में जो दिया उसका स्क्वायर, टोटल रिस्क जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन में दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, आप क्या निकालेंगे? सिस्टमैटिक वेरिएंस। What is the formula of systematic variance? बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट वेरिएंस। ठीक है, बीटा हमें गिवन है 1.2 का स्क्वायर, मार्केट वेरिएंस गिवन है 36। ये कितना हो जाएगा? 36 into 1.2 into 1.2. So this will be 51.84 square percentage. ठीक है, so systematic risk in terms of standard deviation will be the under root of this will be the अंडर रूट ऑफ 51.84 विच विल बी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 51.84. हाउ मेनी ऑफ यू आर कैरिंग द कैलकुलेटर? कोई भी नहीं? फ्रॉम नेक्स्ट क्लास एवरीवन हैज टू कैरी अ कैलकुलेटर. तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया? 7.2%. अब अनसिस्टमैटिक कैसे निकालेंगे? पहले अनसिस्टमैटिक वेरिएंस विच विल बी
total variance minus systematic risk variance. So this is 100 minus 51.84, which will be this will be 48.14 square percentage. ठीक है. Now unsystematic risk in terms of standard deviation will be the square root of this, which will be 6.94%. ठीक है. So out of the total risk, this is that risk which can be explained by the market. ठीक है. So this is caused by the change in market, whereas this is company specific. क्या 16 होएगा. हाँ 6 पॉइंट, इसका स्क्वायर रूट 48.16 का स्क्वायर रूट विल बी 6.94%. क्लियर है सबको? अब कुछ 5-6 क्वेश्चन अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. और उसके बाद विल मूव टू बॉन्ड्स. ठीक है. तो सब लोग एवरीवन विल कैलकुलेट दीज आंसर्स फटाफट. ठीक है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्क एंड द रिटर्न, एंड देयर आर 3 कंडीशंस गिवन, 3 सिनेरियोज, दैट इज बैड, एवरेज एंड गुड. Probability of each scenario 0.1, 0.5, 0.4. Rate of return is 8%, 5% and 15% and 20%. You have to calculate the risk and return. फटाफट. क्या आया मीन रिटर्न? क्या आया? सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीन रिटर्न. क्या फॉर्मूला होगा? समेशन ऑफ ठीक है. क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट होना चाहिए. क्या आ रहा है? एवरीवन कैलकुलेट.
कितना 16.83, सबका यही आ रहा है, सबका 16.3% आ रहा है। तो अब क्या करेंगे इसके साथ, सेकेंड स्टेप विल बी, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, we'll subtract this from the return of all the three condition and square that. ठीक है, तो 16.3 minus 8, 8.3 का स्क्वायर 68.89, देन 1.3 का स्क्वायर, हाँ, देन 20 minus 16.3, 3.7 square will be 13.69. Now since it's a probability, so हम क्या करेंगे नेक्स्ट, we'll multiply this with the probability, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 68.89 इंटू 0.1, 6.889, then 1.69 into 0.5, 0.845, then 13.69 into 0.4, this will be 5.476. इसका समेशन ऐड करेंगे तीनों को, 0.845 plus 6.889, so this will be 13.21. So the standard deviation will be the under root of this summation, इसका अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ 13.21 which will be 3.63%. ठीक है, तो रिटर्न कितना है 16.3%, रिस्क कितना है 3.63%. ठीक है, now the next question, there are two securities Q and S and there are three conditions, recession, normal and boom. Probability of three different conditions are 0.3, 30% probability that there will be a recession, 40 normal and 30 that there will be a boom period. So when there is a recession, return on Q is negative 20, if it's normal then it's 25 and during a boom it's 40. For S it's 0.05, 0.10 and 0.12. You have to suggest which one is more risky.
मुझे छोड़ के कोई कैलकुलेट कर भी रहा है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले मीन रिटर्न निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का केस है तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइट। सो हमें किसके लिए? क्यू और एस दोनों के लिए निकालना है। सो P इंटू आर क्यू, P इंटू आर एस, 0.3 into 0.2 which will be negative 0.06, then 0.25 into 0.4 0.1, then 0.4 into 0.3 0.12. Similarly we will calculate for RS. This will be 0.05 into 0.3 0.015, then 0.1 into 0.4 0.04, then 0.12 into 0.3 will be 0.036. Summation of both of them, .1 plus 0.12 and we will subtract 0.06. So this will be 0.16. यहाँ पे क्या आएगा? .226 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 0.091. So the return on Q is 16% and on S is 9.1%. ठीक है. Now we have to calculate the risk. तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन. This is the formula of standard deviation. So now we have to subtract the mean return from the return here. So RQ minus mean return of Q और उसका square. So minus minus will get added. 0.36 का square will be 0.1296. You'll subtract this from this ना, minus minus plus हो जाएगा, square आके positive बाहर आ जाएगा. 0.25 minus 0.16, 0.09 into, so this will be 0.0081. Then 0.4 minus 0.16, उसका square will be 0.0576. Right? We will multiply it with the probability. So 0.01296 will be multiplied with 0.3. So this will be
0.03888. Then we have 0.0081 into 0.4, which will be 0.00324. Then we have 0.576 into 0.3. So this will be 0.01728. Similarly, we will calculate for S. क्या आ रहा है जल्दी बताओ. सॉल्व कर लो, ये तो मोबाइल फ़ोन पे भी सॉल्व हो सकता है इतना तो. पेपर में मैंने नहीं करना है सॉल्व. 0.05 माइनस 0.091 और उसका स्क्वायर विल बी 0.001681. Now 0.1 minus 0.091 will be 0.009. उसका स्क्वायर will be 0.000081. Then we have 0.12 minus 0.091 into उसका स्क्वायर, that will be 0.000841. इसका समेशन करो, नहीं इसका समेशन नहीं, इसका और इसका. Now we will multiply this with probabilities 0.34 and 0.3. into 0.3 will be then we have 0.0081 into 0.4, which will then we have 0.00841 into 0.3. So this will be summation दोनों का. क्या सम आ रहा है? क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? और इसका 0.0599. So the standard deviation of Q will be the under root of 0. Which will be 0 क्या? ये थ्री टू फोर प्लस 0.594. इसका स्क्वायर रूट विल बी 0.244. I'll take, so this will be 2.44
परसेंट, ठीक है. फॉर एस इट विल बी 0.00789. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, कैलकुलेटर में दे दूंगी. 789, this will be 0.28, so this will be 2.8%. अब since we are comparing the two stocks with different returns, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन रिटर्न. सो क्यू के लिए क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.244 divided by return was 0.16, and here it will be 0.28 divided by 0.091. कितना आ रहा है दोनों? 244 divided by 0.16 will be 1.525. 0.28 divided by point, this will be 3.077. So which one is less risky? Which one is less risky? Q is less risky. This इसमें we should take या तो नंबर ऑफ डेसिमल्स दोनों के जनरली सेम लेने हमें. अगर यहाँ 2 डेसिमल ले रहे तो हर जगह विल टेक 2 डेसिमल ओनली. दिस विल बी 1.5. 0.28 divided by 0.09 will be 3.11. ठीक है. क्या ये 0.244 है. Let me 0.594 अंडर रूट विल बी, हाँ तो दिस विल बी 24.37. राइट. सो दिस विल बी, यहाँ तो यही रहेगा ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. probability now this will be solved by you people. कौन सॉल्व करना चाहेगा? जल्दी आ जाओ. 10%, 5%, -5% for y, 5, 8, 2. Who will solve this? सेम लास्ट डिटो लास्ट जैसे क्वेश्चन है. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी. कौन सॉल्व करेगा?
ये नहीं आया अभी तक? बताओ बताओ, आई विल हेल्प यू आउट. कोई वॉलंटियर करो जल्दी, फिर मैं बुलाऊंगी नहीं तो. आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट. क्विकली, योर नेम? आई एम आस्किंग यू. वाइट, द वन इन द वाइट टी शर्ट. यस. कोई बात नहीं, कम हेयर, आई विल हेल्प यू आउट. जल्दी. क्या? तो फिर पूछा क्यों नहीं? समझ नहीं आया तो. वाई 5%, 8%, 2%? किसी को नहीं समझ आए तो अभी पूछ लो, फिर मेरे को ये मत बोलना कि मेरे को समझ नहीं आया. समझ नहीं आता तो मतलब पूछना नहीं होता है, बैठे रहना होता है. वाई यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम? सबसे पहले क्या करेंगे? मीन रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मीन रिटर्न? क्या होगा फॉर्मूला? पी आई इंटू आर आई. तो पहले p इंटू एक्स एंड देन p इंटू वाई. क्या आ रहा है? दिस विल बी 4 टू इसका 0.4. दिस इज 0.2. This is 2 into 2. So this will be 4. Which one? This 5.6 and this is 5. So the return on x is 5%, on y is 5.6%. Next step will be, we'll subtract the mean return from the individual returns and we'll square it. So x में से x का मीन माइनस उसका स्क्वायर, y में से y का मीन माइनस उसका होल स्क्वायर. करो कैलकुलेट. 5, 10 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर 25. दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100. For this 0.6 का 0.36. Then we have 2.4, 2.4 का स्क्वायर 5. Now this will be 3.6, 3.6 का स्क्वायर 12.96. Now what we have to do? अब क्या करेंगे? p मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से. This will be pi into this for x and for y.
So now we'll multiply P with this value, 0.4 into 25, 10, 0, 100 into 0.2, 20, इसका summation क्या हो गया 30. Now we'll multiply this with P, 0.36 into 0.4, 0.144, then 5.76 into 0.4 will be 2.304, then 12.96 into 0.2, 12.96 into 0.2, this will be 2.592. इसका summation 2.304 प्लस कितना आ रहा है 5.04. So standard deviation of x will be square root of 30 and this will be square root of 5.04. 30 का square root 5.4 and this is 2.24. ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों को कंपेयर करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डिवाइडेड बाय मीन रिटर्न. करो कैलकुलेट दोनों का. क्या आ रहा है, coefficient of variation will be 5.48 divided by what was 5 and this will be 2.24 divided by 5.6, 1.09, this will be 1.4, 0.4. So which one is less risky, y. ठीक है, Mr. Gupta makes an investment at ₹50. Next question. Mr. Gupta makes an investment at ₹50. The year-end price of this investment under different market condition with equal probabilities are as follows. So condition है boom की, normal and bust. Market end price क्या है, आफ्टर एन ईयर अगर बूम आता है 75 हो जाएगा प्राइस, नॉर्मल में 60 एंड बस्ट के टाइम पे
45. You have to calculate risk, return and inflation adjusted return in second part. पहले risk and return, then inflation adjusted return if inflation rate is 8%. Mr. Gupta bought an investment at a price of ₹50. Now there are three conditions given with the same probability, equal probability, that if there is a boom, the price will be at the end of the year 75. If it is normal, then 60. If there is a burst in the market, the price will drop to 45. You have to calculate the risk and return and the inflation adjusted return. Inflation हमने पढ़ा था last time, कैसे निकालते inflation adjusted return? इन्फ्लेशन रियल रिटर्न और नॉमिनल रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है? क्या रियल नहीं, उल्टा है. रियल रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रिटर्न, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्या? हाँ, इसके अंदर इन्फ्लेशन एडेड होता है. दिस इज योर प्योर रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक और सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन रेट. तो हमें क्या मैटर करना चाहिए, रियल की नॉमिनल? रियल रिटर्न मैटर करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन से हमारी मनी पावर, परचेजिंग पावर कम होती है. तो हमें क्या जानना है, रियल में हमारा पैसा कितना ग्रो किया है. और हमेशा जो मेंशन होता है वो क्या होता है, नॉमिनल रिटर्न. जब भी बॉन्ड वगैरह मेंशन होंगे 10% बॉन्ड या इतना रिटर्न, वो क्या होता है, नॉमिनल रिटर्न. ठीक है. तो अगर मुझे रियल रिटर्न निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन -1. तो करो कैलकुलेट. किसी का आया क्या? इन्फ्लेशन इज 8%. मीन रिटर्न कितना आ रहा है? क्या नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा है सर. मार्कर ला दोगे एक? हाँ, इसका इंक वो हो गया है. रियल रिटर्न, ये लिखा है रियल रिटर्न इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रिटर्न -1. ठीक है. अगर मुझे नॉमिनल से रियल पे आना है तो कैसे आएंगे, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1. ठीक है. किसी का रिटर्न आया, मीन रिटर्न? हाँ, 0.33, 1/3.
एनीवन? इसमें क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द थ्री कंडीशन इज इक्वल, तो मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3, 1/3 एंड 1/3, राइट? रिटर्न क्या हो जाएगा परसेंटेज टर्म्स में? क्या हो जाएगा रिटर्न? कैसे निकालोगे रिटर्न ईयर एंड में, एक साल के बाद? The market price at the end of the year minus the initial price divided by the initial price into 100. पढ़ा होगा ही तो फर्स्ट वाले के लिए मार्केट एंड में कितना है? 75, इनिशियल 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 कितना हो गया? कितना हो गया? 50%। सेकेंड के लिए 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 कितना हुआ? 20%। थर्ड के लिए माइनस 10%। अब इससे आगे सेम ही है सब, ठीक है? मीन रिटर्न के लिए विल मल्टीप्लाई दीज टू, ठीक है? फिर उसका समेशन, ठीक है? समेशन करने के बाद इसमें से सबट्रैक्ट करके स्क्वायर, दिस विल बी this, then and इसका समेशन। थैंक यू सर। ठीक है, ये सॉल्व करोगे, सॉल्व दिस एट होम, ठीक है? तो आपका रिटर्न कितना आएगा इसमें? किसी ने करा है कैलकुलेट? 20%। रिटर्न विल बी 20%। रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा 24.5%। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट निकालें। सेकंड में क्या निकालना है हमें? रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर इन्फ्लेशन 8% है तो हम लोग क्या करेंगे? रियल रिटर्न विल बी 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। नॉमिनल कितना है? 0.2, 20% है। इन्फ्लेशन रेट कितना है? 0.08, 8% माइनस 1 कितना आया? कितना आया? हाँ, तो बोल दीजिएगा एक बार रजिस्टर में एंट्री करते हैं। ठीक ठीक है, हाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं तो थर्ड सेमेस्टर में एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिसने भी एंट्री नहीं करी है रजिस्टर में, इस क्लास के बाद एंट्री कर देना, ठीक है? थर्ड सेमेस्टर के, थर्ड के ऐसे भी अटेंडेंस शीट कहाँ है? और नॉमिनल रेट हमने निकाला ना या कैलकुलेट किया? अटेंडेंस शीट्स कहाँ पे है? सबने मार्क कर दिया अटेंडेंस? उन्हें दे दो। क्या आएगा आंसर? किसी का नहीं आया?
1.2, 1.08 minus 1. This will be 0.111. So we will convert it into percentage. तो क्या आ जाएगा? मतलब कि नॉमिनल रेट 20% था, बट इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद हमारा रियल में मनी कितने से ग्रो हो रहा है? 11.11% से. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बॉन्ड शुरू करेंगे फटाफट. हाँ, एटलीस्ट वील स्टार्ट, दो वी वर सपोज टू कंप्लीट इट, बट ठीक है. ये छोटा क्वेश्चन है. टोटल रिस्क ऑन सिक्योरिटी, टोटल रिस्क ऑन सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20%, beta is 1.2. Calculate systematic risk and unsystematic risk if market variance is 36 square percentage. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल वेरिएंस विच विल बी द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल रिस्क का स्क्वायर. सो 20 का स्क्वायर विच विल बी 400. नाउ विल कैलकुलेट सिस्टमैटिक वेरिएंस. उसका क्या फॉर्मूला है? बीटा स्क्वायर इंटू द मार्केट वेरिएंस. बीटा है 1.2, मार्केट वेरिएंस क्या है? 36. सो दिस विल बी 51.84 स्क्वायर परसेंटेज. सो सिस्टमैटिक रिस्क in terms of standard deviation will be the square root of this 7.2%. Unsystematic variance will be total variance minus systematic variance. So 400 minus 51.84 which will be 3. ठीक है, square percentage. So the unsystematic risk in terms of standard deviation will be square root of 348.16 which will be 18.66. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन हैज़ एनी डाउट? इसके साथ हमारा रिस्क कंप्लीट हो गया है. ठीक है, किसी को कोई डाउट है?
बॉन्ड कर लेते हैं जितना भी टाइम बचा है, 10 मिनट है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? हमने फर्स्ट क्लास में बॉन्ड और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था। तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते क्या? 7 to 9 में भी? तो फिर वो रिकॉर्डेड सेशंस भी तो होते हैं उसके बाद। क्या होता है बॉन्ड? किसी को कोई आइडिया? गवर्नमेंट इशूड होते हैं और अच्छा ठीक है, और गारंटेड रिटर्न होता है। गारंटेड रिटर्न है मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है ये। अच्छा तो मतलब कि बॉन्ड्स क्या सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं होते क्या? इंडिया के अंदर मतलब मैक्सिमम जो होते हैं लिस्टेड एटलीस्ट जो बॉन्ड्स होते हैं वो मेजरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बिकॉज अभी तक इतनी मार्केट लिक्विडिटी नहीं है इन इंडिया। वेयर एज इफ विल सी इन यूएस द बॉन्ड मार्केट इज इवन ग्रेटर देन देयर equity market, and in China it's equal, whereas for us it is merely I guess 2.3 trillion, whereas in 23, whereas for US it's 53 trillion market, and of this only 1% are listed and other 99% are not listed and traded over the counter। ठीक है, तो मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम है। इसके अंदर भी आई गेस अबाउट 60% इज गवर्नमेंट इशूड एंड 30-40% इज कॉर्पोरेट। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होते हैं? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मतलब कि एक फिक्स्ड रेट मिलता है, ठीक है, फिक्स्ड रिटर्न होता है। उस रिटर्न को, इंटरेस्ट रेट को बॉन्ड के पार्लेंस में क्या बोलते हैं? बॉन्ड के पार्लेंस में हम उसको बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बॉन्ड जब इशू होता है तो बोला जाता है कूपन रेट। उसके बाद तुम्हारे होते हैं फेस वैल्यू और जिसको हम बोलते हैं पार वैल्यू भी। ये क्या होती है? जो भी एक बॉन्ड का प्राइस है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फिर होती है तुम्हारी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा। अब ये डिस्काउंट भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है। मतलब अगर फेस वैल्यू से कम मिलता है, फेस वैल्यू से कम मिलता है रिडेम्पशन वैल्यू, तो मतलब डिस्काउंट पर रिडीम हो रहा है। और अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर रिडीम हो रहा है तो मतलब प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है। ठीक है, नहीं बट कभी कभी दे से कि हम इतने पे इसको इसका फेस वैल्यू हम 100 रख रहे हैं बट विल पे 110 एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। इंटरेस्ट नहीं मिलता जीरो कूपन बॉन्ड्स पे। नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड्स तो इशू ही डिस्काउंट पे होते हैं। मतलब अगर 100 का फेस वैल्यू है तो वो इशू ही 100 से कम पे होंगे, 90 वगैरह पे, 90, 95 वटेवर। ठीक है, वो होते हैं डिस्काउंट पे इशू है। बट अगर फेस वैल्यू 100 का है, 100 पे तुमने इशू करा बट यू आर सेइंग कि हम रिडेम्पशन हम 10% इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और 110 पे रिडीम करेंगे, तो मतलब प्रीमियम पे रिडीम होगा। हाँ हाँ, क्योंकि जनरली मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है मार्केट में, और गवर्नमेंट बॉन्ड सारे जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑलवेज इशू जीरो कूपन बॉन्ड्स।
वो इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होते, उनके ऊपर डिस्काउंट पे वो इशू करते हैं और पार पे रिडीम कर देते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड इज द लाइफ, ठीक है, जो भी है बॉन्ड की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बॉन्ड क्या होते हैं? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अब बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? डिबेंचर्स भी तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं। तो बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? क्या, किसने बोला? डिबेंचर कंपनी इशू करती है, अच्छा, और दोनों ही फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, मतलब कि एक फिक्स्ड कूपन रेट मिलता है दोनों पे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज कोलैटरल बैक्ड एंड ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक, क्या? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल हमेशा डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। दैट विल बिकम अ सिक्योर डिबेंचर, वो क्या हो जाएगा? सिक्योर डिबेंचर की कैटेगरी हो जाएगा। बट बॉन्ड्स क्या होते हैं उनके? दैट इज बाय डिफॉल्ट कि बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड, डिबेंचर्स में हो सकता है अनसिक्योर्ड हो सकता है सिक्योर्ड हो। कॉर्पोरेट एफडीज किस कैटेगरी में आएंगी? वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आएंगी, दे आर नॉट डिबेंचर्स नाइदर बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये सारे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल, आपका मसाला बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सब लोग, ये सब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी, एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजीज ऑफ बॉन्ड मैनेजमेंट। ठीक है।